हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ना साथियों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कल मैंने पहला सेट अपलोड किया था, ठीक है, तभी मैंने आपको बता दिया था कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्लासेस करवाएंगे, करेंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और साइंस का जो क्लासेस होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको उस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर आप अभी से एग्ज़ाम तक क्लासेस सारी देखते हैं तो, ठीक है। ये अभी 2024-25 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। जो अभी एलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था 2024 में, नवंबर दिसंबर में, उसी सिलेबस को देखते हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों को या माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है। यह कौन सा नियम है? तो भाई कौन सा नियम यह बताता है? देखिए करेक्ट आएगा स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्नेल का नियम जो है ना, यह आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़ों के लिए नियत रहता है, यही कहता है। अगर बात करें स्नेल का नियम, तो ये स्नेल का नियम जो है ना बराबर होता है, क्या होता है, तो साइन आई होता है, याद रखना, साइन आई बट्टे होता है आपका साइन आर, इक्वल टू होता है N2/N1, याद रखना। ये जो है ना साथियों स्नेल का नियम का सूत्र होता है, इसको आप याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो भाई नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो अम्ल होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है? तो एक परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या होता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या, उसको जो है ना साथियों, यहाँ द्रव्यमान संख्या मत बता देना, आवोगाद्रो का संख्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है भाई कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल से क्या बनता है, तो फिर आपका द्रव्यमान संख्या होता। यहाँ पूछा है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है, तो आवोगाद्रो की संख्या। देखिए आवोगाद्रो का संख्या कितना होता है, इसका मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। ये जो आवोगाद्रो संख्या होता है ना, ये होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23, याद रखना। ये 10 का पावर 23 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है? तो अमीबियासिस से इनमें से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो भाई करेक्ट आएगा पेचिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, पेचिस। निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है? तो इथेनॉल का उपयोग इनमें से किस लिए करते हैं, यही पूछा जा रहा है। देखिए इथेनॉल मादक पेय बनाने में, खांसी के सिरप में, पेंट विनिर्माण में, यानी सभी विकल्पों में जो है ना इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। साथियों इथेनॉल का रासायनिक फॉर्मूला आप याद रखिए। यहाँ इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? तो इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? करेक्ट आएगा दाब को। क्योंकि देखिए दाब यानी प्रेशर बराबर होता है बल यानी फोर्स अपॉन एरिया यानी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर इक्वल टू आपका F/A होता है, याद रखना है आपको, बल बटा क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं दाब बराबर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? करेक्ट आएगा आवोगाद्रो की संख्या, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए इसकी इकाई क्या होती है, तो याद रखना मोल होता है या तो मोल इनवर्स होता है, यह आप याद रखना, ठीक है। और आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया साथियों, ठीक है। आगे देखिए अगला, जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों के मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो विक्षेपण क्यों होता है? भाई जब सफ़ेद प्रकाश जो है ना, जो कि 7 रंगों का मिश्रण है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं, इस कारण, याद रखना। आगे देखिए, यदि एक उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो भाई कल ही मैंने बताया था फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2, r यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ 24 दिया हुआ है, बट्टे 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर फोकस दूरी बराबर 12 निकल के आएगा ना, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसको बोलते हैं। इस यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है साथियों विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विरंजक चूर्ण। निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होता है? बताइए, चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण चॉकलेट जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है? करेक्ट आएगा सीसा। सीसा के अलावा इसमें निकेल भी होता है, यह भी आपको याद रखना है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोनार का उपयोग कहाँ होता है आप सभी को पता ही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? तो निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? याद रखना, समय अवधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, समय अवधि। मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फोटो भी लगा दिया है, अभी आपको बताऊंगा कि बिली कहाँ पर है। देखिए, मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित होता है? तो याद रखना, छोटी आंत में साथियों। देखिए बिली, ये छोटी आंत है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है ना, इसी को बिली बोलते हैं। इसको छोटा करके, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, फिर इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, यही जो है आपका बिली है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? तो भाई त्वरण की इकाई क्या होता है साथियों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे क्या, मीटर पर सेकंड लगा दोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो ना, मीटर पर सेकंड, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो मीटर पर सेकंड ही होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, याद रखना, ये त्वरण की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया था डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार का लेंस मानव नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? इनमें से कौन सा लेंस है जो मानव नेत्र में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है? याद रखना, उत्तल लेंस साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो इन्हें किस प्रकार का जुड़ा हुआ कहा जाता है? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? इस प्रकार से ये मान लेते हैं, एक प्रतिरोध है ए, फिर ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, बी, तो इसको आप क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। गोलाकार दर्पण के ध्रुव यानी पी से प्रमुख किरण केंद्र यानी एफ की दूरी कितनी होती है? तो देखिए, गोलाकार दर्पण के ध्रुव से प्रमुख किरण एफ की दूरी कितनी होती है भाई? तो याद रखिएगा, उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं साथियों, उसी को फोकस दूरी बोलते हैं। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर बी, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है, इसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, और इसको सुनने के लिए श्रोता को 17 मीटर दूर खड़े होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी समय अवधि कितनी होगी? तो भाई समय अवधि, टाइम पीरियड या टाइम लाइन बराबर क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, यही तो इसका सूत्र होता है ना।
तो यहाँ पर टाइमलाइन आपसे समय अवधि ही पूछा है, तो 1 फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 0.01 सेकंड ही तो निकल के आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई भी उठा के डाल दिए, क्वेश्चन वो करा रहे हैं ना जो डायरेक्ट पेपर में फंसेगा, नहीं फंसेगा ना तब बोलना, क्योंकि साथियों बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन भी है, एब्सिसिक भी है। भाई उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या होता है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होता है वो होता है श्रवणग्राही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, श्रवणग्राही। आगे देखिएगा, ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो ये आप कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया है भाई, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ देखो आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया आके ना, तो ये जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, Fe2O3 + 2Al, ये जो है ना ये समीकरण जो दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं भाई कि देखो यहाँ पर जो है ना, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर क्या विस्थापित हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना साथियों आयरन जो है ना ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल आयरन जो है ये विस्थापित हो गई है, यानी ये जो है ना आपका क्या है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हम जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस प्रकार से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम के फीता को जब जलाया जाता है जो आग जो उत्पन्न होती है उसकी लौ जो होती है वो चमकीली या चमकीला उजाला होता है, याद रखना चमकीला उजाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही का बनना ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ क्या कहलाता है। विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ जो है ना भाई ये क्या कहलाता है। तो याद रखना विद्युत परिपथ कहलाता है ये। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है। तो देखिए किस बल के कारण, करेक्ट आएगा अभिकेंद्री बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, जब ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, करेक्ट आएगा एंटोन डी बेरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एंटोन डी बेरी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है। देखिए बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है। देखिए राइट आंसर होगा सीकम। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको सीकम बोलते हैं। देखिए सीकम के बारे में बता दें, सीकम लगभग 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। सीकम का जो मुख्य कार्य होता है वो बिना पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करता है, ये याद रखना। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या होता है। तो सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल जो होता है ना वो क्या होता है। तो याद रखना गतिशील घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी गतिशील घर्षण। एरिन किसे कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एरिन जो होता है ना एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है साथियों। एरिन क्या है, तो भाई ये एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। तो ठोस कोण की जो इकाई होती है वो होती है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, याद रखेंगे। आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किसमें होता है। तो देखिए आकर्षण बल जो होता है ये सबसे कम प्रभावी किसमें होता है, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा गैस में। गैस करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मेलाकाइट इनमें से किसका एक अयस्क है। मेलाकाइट जो है ना ये इनमें से किसका एक अयस्क है। तो मेलाकाइट की बात करें तो ये कॉपर यानी तांबा का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। कोक का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो कोक का महत्वपूर्ण उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में, याद रखना
धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में। इनमें से कौन सी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अम्ल वर्षा का कारण होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा NO2। अभिक्रिया जो ये आपको दी हुई है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मैग्नीशियम में बदल रहा है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये साथियों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ये ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो वही आपको पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकृत हो गया, तो भाई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। कांस्य किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखना तांबा और टीन का। आगे देखिए, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? तो भाई एक लंबा वृक्ष जो होता है वो अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? याद रखना पुराने जाइलम में, जिसको अंतकाष्ठ बोलते हैं। ठीक है, किस रूप में करता है? अगर आपसे पूछे एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में संचित करता है, तो याद रखना गोंद। ठीक है, गोंद और रेजिन के रूप में, गोंद और रेजिन के रूप में। ठीक है, देखिए अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन होने वाले पदार्थ का पहचान करिए। बताइए कौन सा अपचयन हो रहा है भाई, कौन सा पदार्थ है जो कि अपचयन हो रहा है? तो यहाँ आप देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है यहाँ पर, यहाँ जिंक अलग हो गया है, कार्बन और यह कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों अलग अलग हो गया है। यानी यहाँ पर जो है ना, जो अपचयन होने वाला पदार्थ है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ही है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है ना, एक कोशिकीय हरित शैवाल है साथियों, याद रखेंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर इसका भार W बराबर क्या होगा? mg। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम दिया हुआ है और g का मान यहाँ पर 10 लेने बोला है, तो क्या होगा? 100। बिल्कुल 100 ही निकल के आ रहा है ना, एक सेकंड। बिल्कुल, तो भाई 100 होगा। और भार का यूनिट क्या होता है? भार का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एक था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के लिए सत्य है? एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर पर सेकंड होती है, ये बिल्कुल सही है। बी में लिखा है निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही केवल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केवल ए सत्य है यहाँ। ठीक है, केवल ए सत्य है साथियों, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए निकालिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना। तो हाफ m यानी द्रव्यमान दिया हुआ है 30 kg, v का मान यहाँ क्या दिया हुआ है? तो 5 मीटर पर सेकंड, v² यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 15, और 15 को 25 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो 375 आएगा निकल के। और 375 क्या होगा? तो भाई ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, तो 375 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा वृक्कास्म यानी गुद्दे की पथरी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है? किडनी में जो स्टोन होता है वो किसका बना होता है, यही पूछ रहा है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट का? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्लास का होमवर्क का यही क्वेश्चन है आपका, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे। और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।